नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल एसएस एजुकेशन पर। हमारा टॉपिक चल रहा था हिंदी वर्णमाला, जिसका अंतिम लेक्चर हम आज कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा ये हिंदी वर्णमाला ख़त्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या है? व्यंजन। इसका टेबल मैंने पहले भी आप लोगों को दिखा दिए हैं कि क्या होता है। स्पर्श में अंतस्थ, ओस, आगत, संयुक्त। स्पर्श में क्या है? का वर्ग से लेकर पा वर्ग तथा दो उच्छिप्त व्यंजन। कौन कौन से पा वर्ग तक कितने होते हैं? 25। और ये दो उच्छिप्त व्यंजनों को मिला देने से टोटल हमारे स्पर्श व्यंजन कितने हो जाते हैं? 27। अंतस्थ व्यंजन में ये 4 होते। कौन से? या, रा, ला, व। ओस व्यंजन में 4 होते हैं, 3 सा के और 1 हा का। ठीक है। आगत में जा और फा। यहाँ पे सॉरी, ऐसे जा फा ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। संयुक्त में छत्र ज्ञ स्र। कौन सा? सॉरी, कहाँ चला? ये रहा। छत्रज्ञ 4। और इन सबको ऐड करने से हमारे कितने हो जाते? 41, 41। ये सारे कितने हो गए? 41। और स्वर की हमारे कितने होते? 11। ठीक। अगर हम वर्णमाला की बात करें, किसकी? वर्णमाला की, तो वर्णमाला में स्वर व्यंजन को ऐड करने से हमारे टोटल कितने हो जाते हैं? 52। इसीलिए बोला गया है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। ठीक है। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो जा फा थे, ये कौन से होते हैं? ये विदेशी कहलाते हैं, विदेशी व्यंजन है। और इन दोनों को मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि कौन से होते हैं? उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। चलते हैं अगली टेबल पे। पहले इसी टेबल पे हम देखेंगे स्वर का वर्गीकरण देखेंगे, फिर उसके बाद व्यंजन का वर्गीकरण और इनका उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है। कंठ से उच्चारण इनका कहाँ से होता है? कंठ से। कंठ में कौन कौन से आते हैं? आ, बड़ा। ठीक है। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, इनको मौखिक स्वर भी कहा जा सकता है। अनुनासिक स्वर इनको कैसे बनाया जा सकता है? ऐसे ये बिंदी लगा के हम इनको अनुनासिक स्वर बना सकते हैं। और इन सभी का उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ से। तालव्य में कौन कौन से होते हैं? इनका उच्चारण स्थान तालु से। तालु से का मतलब क्या है? कि मुख से मुख के भीतर की छत का पिछला भाग। छत का मतलब ऊपरी सिरे का। जब आप मुंह खोलोगे तो ऊपरी सिरे का जो सबसे पिछला भाग होता है वो कहलाता है तालव्य। और तालव्य में कौन कौन से आते हैं? ये दो, ई पड़ेगी। ठीक। मूर्धन्य में देख लेते हैं। मूर्धन्य में उच्चारण स्थान कहाँ से है? मूर्धा से। मूर्धा मतलब मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, मतलब दांत के पास वाला भाग, ऊपरी दांत की सतह अंदर साइड से, वो क्या होता है? अगला भाग होता है। अगले भाग। और इसका उच्चारण में सिर्फ एक आता है। कौन सा? स्वर की मैं अभी बात कर रहा हूँ, अभी मैं व्यंजनों पे नहीं गया हूँ, अभी स्वर पे ही रुकना है। री। री ये मुंह के भीतर की छत के अगले भाग से बोला जाता है। अगर मूर्धन में हम कंठ और तालु की बात कर लें,
कंठ तालु मतलब कंठ और तालु को दोनों एक साथ आने से कौन से शब्दों का निर्माण करते हैं? ए और ए का। ओठ और कंठ को मिला देने से कंठोष्ठ है, मतलब इन दोनों के एक साथ आने से हमारे किन दो शब्दों का निर्माण होता है? ओ औ। किन दोनों का? ओ और ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होंठ से। होंठ में सिर्फ कौन दो स्वर आते हैं? ऊ, बड़ा ऊ। इनका उच्चारण स्थान होंठ से होता है। ठीक है, चलते हैं। इसमें कोई दिक्कत किसी को? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? पहले इनको देख लेते हैं। पहले इतने को देखते हैं। कंठ। कंठ मतलब कंठ से। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से? कंठ से। कंठ में कौन कौन से आते हैं? व्यंजन की मैं बात कर रहा हूँ। ये 5। इन 5 को हमने क्या नाम दिया था? का वर्ग। ठीक। तालु। तालु से उच्चारण स्थान मतलब मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि तालु का मतलब क्या होता है? मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग। छत तो ऊपर ही होगी ना, नीचे थोड़ी ना होगी। ऊपर की छत का मुंह जब आप खोलते हैं तो ऊपर की छत का सबसे पीछे वाला भाग। ये चा छा जा झा या, ये कौन सा वर्ग हुआ? चा वर्ग। चा वर्ग तालु से, का वर्ग कंठ से। समझने का तरीका है सिर्फ। मूर्धा। मूर्धा के लिए मैंने बताया मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। अगला भाग में कौन से हैं? टा वर्ग है। कौन से? टा वर्ग। टा वर्ग कहाँ से? मूर्धा। दंत से ता वर्ग। और होंठ से? होंठ से कौन सा आएगा? बच रहा है, पा वर्ग बच रहा है। अब इनको फिर से एक बार समझ लेते हैं। का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालु। क्या? का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालु, टा वर्ग मूर्धा, ता वर्ग दंत और पा वर्ग होंठ। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। आगे भी दे रखे हैं। तालु से। तालु परिभाषा है मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। ठीक। कौन कौन से? स या, स या। दंत और मसूड़ों को मिलाने से क्या बनते हैं? दंत मूल से। मतलब दंत इसका मूल हो तो क्या होते हैं? जो उच्चारण निकलेगा वो 3 वर्ड निकलते हैं। सा, रा, ला। ये कहाँ से आते हैं? दंत से। और ऊपर के दांत और निचले होठों के मिलन से। ऊपर के दांत और निचले होठों के मिलन से जो हमारा बनता है वो क्या होता है? वह बनता है मूर्धा। मूर्धा में सा। और ये क्या होते हैं? ये सारे आघोष महाप्राण, जिसको मैंने काफ़ी पहले आपको पिछले लेक्चर में मैंने बता रखा है कि ये कौन से होते हैं। स्वर तंत्र
तंत्रीय, समझना, स्वर तंत्रीय। स्वर तंत्रीय मतलब स्वर यंत्र। स्वर यंत्र मतलब कंठ से भीतर की स्थिति, कंठ के भीतर की स्थिति में कौन सा हा, ये अंदर से ही आवाज़ आती है। कहाँ से? अंदर से ही आवाज़ आती है। हा बोलोगे तो अंदर से आती है, कंठ के भीतर की स्थिति, इसीलिए बोला गया है स्वर यंत्र। ठीक है। उच्छिप्त बच रहा है, उच्छिप्त को देख लेते हैं। जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आए, जीभ ऊपर उठे और झटके के साथ नीचे आ जाए तो कौन से होते हैं? उच्छिप्त। उच्छिप्त में दो हैं, अंगा ऊपर गई फटाक से नीचे, आड़ा ऊपर गई नीचे आ गई फटाक से, तो ये दोनों क्या हो गए? उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, इनका उच्चारण जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आए, वो दोनों क्या होते हैं? उच्छिप्त व्यंजन का उच्चारण करने में क्या प्रयोग होता है? संकेत क्या है? जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आ जाए। इसका लास्ट देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं जिससे हमें पूरा दिखे। हाँ, अब सही है, अब समझना। इस फिगर से आप पूरा समझ पाओगे। नासिका, नासिका में ये 6 वर्ड हैं जो कहाँ से? नाक से उत्पन्न उच्चारण करने में इनका अधिक प्रयोग होता है, मतलब नाक का अधिक प्रयोग होता है। दंत मूल में दंत का, दांतों का प्रयोग होता है उच्चारण करने में। दंत में कौन कौन से? राला। दंत में दूसरे ता वर्ग के साथ साथ कौन से आते हैं? सा। और दांत और होठों के मिलन से कौन आता है? वा। दांत और होठों के मिलन से कौन से वर्ड का उच्चारण होता है? वा का होता है। होठों के मिलने से कौन कौन सा? स्वर में ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग। होठों के स्पर्श से जो उच्चारण होता है वो किन किन का होता है? पा वर्ग के सभी, और स्वर में ऊ, बड़ा ऊ का। ओठों और कंठ से, ओठ और कंठ के मिलन से इन 3 का निर्माण होता है। ओ औ आ, ओ औ आ। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। अब ये देखें कंठ से, कंठ से ये 3 का वर्ग पूरा और हा, आ, बड़ा, आहा का वर्ग का खा गा गा अंगा, और ये हा। ये कहाँ से? ये कंठ से, यहाँ से इनके उच्चारण में यहाँ पे दबाव लगता है, मतलब यहाँ से इनका उच्चारण होता है। कंठ और तालु, कंठ और तालु आपकी ये रहे, इन दोनों के आपसी संपर्क से ए का उच्चारण होता है। ठीक है। सिर्फ अगर हम तालु की बात कर लें, तालु की बात में क्या होता है? ई, बड़ी और चा वर्ग में पूरा। चा वर्ग में कौन होंगे? चा, छा, जा, झा, या और या, सा। 2, 2, 4 और पूरा चा वर्ग, ये कहाँ से? तालु से आते हैं। ठीक है। आपका ये बच रहा कौन सा? मूर्धा। मूर्धा में क्या है? बताया था री, री के साथ टावर पूरा, टावर टा, ठा, डा, ढा, ये टावर पे आया, और ये एक सा। ये सारे कहाँ से होते हैं? मूर्धा। मूर्धा ये इस सिरे से, इन चीज़ों के उच्चारण में, इन वर्णों के उच्चारण में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका ये यहाँ से पूरा ख़त्म होता है हिंदी वर्णमाला, और पूरे हिंदी वर्णमाला की एक समरी मैंने एक प्रश्नों के आधार पर बनाई है, जिसको आप
उत्तर देने का प्रयास करें। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पे ही आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, 4 विकल्पों के साथ आपको वहाँ पे आंसर क्वेश्चन मिलेगा। और यहाँ पे मैंने सिर्फ क्वेश्चन दिया है जिसका आपको आंसर पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लेते हैं। शब्दों की आधारशिला क्या है? शब्दों की आधारशिला क्या है दोस्तों? कमेंट पे आंसर कीजिए। 5 सेकंड है आपके पास। रजत ने सही जवाब दिया है। कौन सा है? ध्वनि। शब्दों की आधारशिला क्या है? ध्वनि। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, मूलध्वनि क्या है? फटाक से आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। बिल्कुल सही। मूलध्वनि क्या है? मूलध्वनि जिसको हम खंडित नहीं कर सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसके हम विभाजित नहीं कर सकते, भाग नहीं कर सकते, वो क्या कहलाती है? मूलध्वनि कहलाती है। और तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप क्या कह रहा है कि सभी मूलध्वनियाँ क्या हैं? सभी मूलध्वनियाँ क्या हैं? जवाब दीजिए। सभी मूलध्वनियाँ क्या हैं? जवाब दीजिए। सभी मूलध्वनियाँ हमारी क्या हैं? वर्ण या अक्षर। सभी मूलध्वनियाँ वर्ण या अक्षर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मूलतः हिंदी में कितने वर्ण हैं? मूलतः हिंदी में कितने वर्ण हैं? दीजिए जवाब भाई। अरे भाई 52। मैंने बताया था कि वर्णमाला में 41 व्यंजन और 11 स्वर, इनको ऐड कर देंगे तो ये हमारे टोटल क्या आ जाते हैं? व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 41 व्यंजन और 11 स्वर को मिला देने से 52 वर्ण तैयार होते हैं, और ये समूह को वो हिंदी वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? अभी हमने बताया क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ण को कितने प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं? ये हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है। वर्णों को हम कितने प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं? जवाब दीजिए भाई। चलिए मैं भी बोल देता हूँ। 3 प्रकार। 3 प्रकार कौन कौन से? लिखने, पढ़ने और देखने। इन 3 प्रकार से ही तो हम वर्णों को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। शब्द समूह किससे मिलकर बनता है? फटाक से तुरंत जवाब दीजिए। शब्द समूह किससे मिलकर बनता है? इसका जवाब है
वर्णों से। किससे? वर्णों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचमाक्षर किन अक्षरों को कहते हैं? पंचमाक्षर किन अक्षरों को कहते हैं? अनुनासिक। किन अक्षरों को? अनुनासिक। अनुनासिक में कौन कौन से होते हैं? इया अड़ा अंगा इया अड़ा ना और मा, ये 5 होते हैं। कौन से? अनुनासिक। संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? संघर्षी व्यंजन बताओ भाई। संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन को। और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये 4, स सा और हा। ये 4 कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्धस्वर व्यंजन कौन होते हैं? अर्धस्वर व्यंजन कौन होते हैं? अंतस्थ। कौन से? अंतस्थ। अंतस्थ में कौन कौन से आते हैं? या, रा, ला और वा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? मैं कुल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ व्यंजन की बात कर रहा हूँ। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। कितनी? 33। अब अगला है, निरानुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? निरानुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? बोलो भाई। ये कौन से होते हैं? मुख द्वारा। किसके द्वारा? मुख द्वारा बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को। मुख द्वारा बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को हम क्या कहते हैं? मौखिक स्वर। मौखिक स्वर को ही हम क्या बोलते हैं? निरानुनासिक स्वर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? प्लुत स्वर। कौन से? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में हमने आपको पढ़ाया था ओम। ओम में ये जो होता है ये कहलाता है। हिंदी में जैसे हम 3 लिखते हैं, ये इसका चिन्ह होता है। ठीक है, त्रिमासिक स्वर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ह्रस्व स्वर होते हैं, ये तो सबको पता होना चाहिए। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ये 4 होते हैं ह्रस्व स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंठ से निकलने वाला दीर्घ स्वर होता है। कंठ से निकलने वाला दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ स्वर की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी कहाँ से? कंठ से। कंठ से 2 ही तो निकलते हैं, आ और बड़ा। ये जो छोटा होता है यह होता है ह्रस्व और बड़ा दीर्घ। तो यही तो बचा। तो क्या बचा हुआ? बड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। ओष्ठ स्वर होते हैं। ओष्ठ स्वर हमने आप लोगों को बता रखा है कि ओष्ठ स्वर में सिर्फ 2 आते हैं, ऊ, बड़ा ऊ। ये 2 स्वर ही होठों के
आपसी मिलन से इनका उच्चारण संभव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, वह ह्रस्व स्वर जो मूर्धा है, क्या है? वो ह्रस्व स्वर जो मूर्धा है, बोलो। एक ही है हमारा, कौन सा? रे से ऋषि। अगला क्वेश्चन हमारा है, उच्छिप्त व्यंजन है। उच्छिप्त व्यंजन 2 हैं, कई बार आप लोगों को बता दिया। ये तो हमारे कौन से होते हैं? उच्छिप्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मौखिक स्वर जो तालु से निकलता है, वो मौखिक मतलब निरनुनासिक, जो तालु से निकलता है, ये ई। तालु से निकलने वाला मौखिक स्वर कौन सा है? ई। अगला और आखिरी क्वेश्चन हमारा, दंतोष्ठ सघोष अल्पप्राण व्यंजन है। दंतोष्ठ सघोष अल्पप्राण व्यंजन है, कौन सा है? बोलो भाई, लास्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा होता है? वाह, ये हमारा जो व्यंजन है ये दंतोष्ठ है, सघोष के साथ साथ कौन सा? अल्पप्राण। कौन सा? वाह। चलिए, इसी तरीके हमारा ये हिंदी का पहला टॉपिक, हिंदी वर्णमाला, समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में आप लोगों की समझ फिर से प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।